Hello dear students, once again welcome in online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. Today we are going to study the next type of bond, name is coordinate bond from chapter Chemical Bonding. So let us start. कोर्स आउटकम, आज का ये वीडियो देखने के बाद हम जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, उसके लिए आपको कैटालिसिस प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी जिसे आप इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लर्निंग आउटकम्स, आज का वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से बनता है और उसके कौन से एग्जाम्पल्स हैं, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना, ये आपको आज का ये वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा। तो लास्ट लेक्चर में हमने डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये उसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा। अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डबल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमने CO2 का एग्जाम्पल लिया था एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया था। एक फिर से मैं आपको एक छोटा सा उसके बारे में बता देती हूँ कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब शेयरिंग होती है 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और when there is a sharing of 3 pairs of electron, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये मोर और लेस थोड़ा बहुत जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड के समान ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर एटम to the acceptor atom is called as कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये हो गई इसके डेफिनेशन। इसके डेफिनेशन में हमने 3 टर्म्स जो है वो नई यूज़ की है। एक है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक है डोनर एटम और एक है एक्सेप्टर एटम। ठीक है, इस बॉन्ड में जो भी एटम पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मतलब स्टेबल होने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। वो किसी को इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उसमें नहीं होती है। ठीक है, अब ये समझना ज़रूरी है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या। तो जब हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था तो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, जैसे सिंगल में 1 पेयर की, डबल बॉन्ड में 2 पेयर की, ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर्स की। लेकिन वहाँ पे हमने जो शेयरिंग बोला था वो शेयरिंग कैसी थी, दैट इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब पहला एटम जितने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से देगा, दूसरा एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से देगा। तो सेम टू सेम टाइप की शेयरिंग जब होती है तो उसे कहा जाता है म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग इस तरह से है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम होता है जो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एटम अपनी तरफ से कुछ भी शेयर नहीं करता। यहाँ पे हमेशा शेयरिंग होती है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की, मतलब एक पेयर की। ठीक है, और उस एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो देने वाला एटम होता है, मतलब शेयर करने वाला एटम होता है, वो होता है डोनर एटम, और जो लेने वाला एटम होता है वो होता है एक्सेप्टर एटम। इसमें हम 2 एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, एक है SO2 मॉलिक्यूल और दूसरा है SO3 मॉलिक्यूल। तो जब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको इसका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये बॉन्ड भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो समझते हैं हम इसे। सो डियर स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स एग्जाम्पल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है कि यहाँ पे भी शेयरिंग होती है, लेकिन किसकी शेयरिंग होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो भी एटम पार्टिसिपेट करते हैं वो सब कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब स्टेबल होने के लिए उन्हें हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है।
हम जब इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये बॉन्ड आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2 मॉलिक्यूल, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पे दो तरह के एटम हैं, एक है सल्फर एटम और दूसरा एटम है ऑक्सीजन। देन ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है? 2। सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि उन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2 8 6 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2 6। जब हम केयरफुली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि दोनों की भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब दोनों एटम कैसे हैं? अनस्टेबल। अब अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्म करेंगे। देन अब हम इसका बनाते हैं डायग्राम। तो हमें सल्फर के कितने एटम बनाने पड़ेंगे? 1 और ऑक्सीजन के कितने एटम बनाने पड़ेंगे? 2। तो लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम ऑक्सीजन एटम के लिए बना लेते हैं। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2 6। तो हम हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो वो हम बना लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया है ऑक्सीजन एटम। फिर बना लेते हैं बीच में सल्फर एटम। सल्फर एटम का कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्रॉस से बना लेते हैं। तो ये हो गया है हमारा कौन सा एटम? सल्फर एटम। देन अब हम बचा हुआ हमारा कौन सा एटम रहेगा? ऑक्सीजन। फिर से इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम बना लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई हमारी डायग्राम ऑक्सीजन एटम के लिए। देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होने वाली है? शेयरिंग। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों क्या है? अनस्टेबल, क्योंकि तीनों की भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? उसके लिए हमें रूल पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो अब हम इनकी रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं कि इनको अगर स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 2, इस ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 2 और इसको कितने की ज़रूरत है? इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर इनको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना है तो इनके ऑर्बिट्स को एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप करना पड़ेगा, क्योंकि पास आए बगैर तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, शेयरिंग होगी नहीं। तो ये हो गई है पहले ऑक्सीजन एटम की ऑर्बिट, देन ये हो गया है सल्फर के लिए और ये फिर से हो गया है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। तो इसके पास इसके कितने बचे? 4। देन इसने अगर इसको 2 दिया है तो सल्फर को भी कितने देने पड़ेंगे? 2। तो उसने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ठीक है। देन अब ये जो कुछ भी ऑक्सीजन है इसको कितने की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। अब इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसको भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको लगेगा उसने 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर कर दिए, फिर इसके साथ कैसे करेगा? तो अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा समझिए, क्योंकि आगे जाके कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो मैं बताऊँगी। ठीक है, तो इसने सपोज इसको अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2। तो इसके पास कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम एक एक की ऑर्बिट देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। तो जब हम ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2 8। ठीक है। देन इसके लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया? स्टेबल। पहला ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, दूसरा ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। अब थोड़ा सल्फर के लिए देखेंगे तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2 8 10। तो बताओ मुझे ये स्टेबल है कि ये अनस्टेबल है? ये अनस्टेबल है, मतलब दोनों ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गए लेकिन ये जो सल्फर है ये क्या हो गया? अनस्टेबल। तो सल्फर जो है वो दोनों की मदद करना चाहता था, पहले ऑक्सीजन की भी दूसरे ऑक्सीजन की भी। तो दोनों की हेल्प करके वो दोनों तो स्टेबल हो गए, लेकिन ये जो सल्फर है वो क्या रह गया? अनस्टेबल रह गया। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, सल्फर जो है वो भी क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। मतलब हमने जो यहाँ पे शेयरिंग बताई है वो हमारी शेयरिंग क्या हो गई है? रॉन्ग हो गई है, गलत हो गई है। तो फिर सही क्या है और कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो हमको समझना है। अब मैं आपको करेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है,
तो अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल करेक्ट कैसे रहेगा। फिर से सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर है 16, तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 286। ऑक्सीजन का है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 26। फटाफट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और इसका है 26, तो इस तरह से रहेगा 1 2 3 4 5 6। ये हो गया ऑक्सीजन एटम। देन सल्फर एटम, इसका है 286, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और ये तीसरा हो गया ऑक्सीजन एटम, इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2 6, तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देन तीनों के तीनों कैसे हैं, अनस्टेबल। तो तीनों को स्टेबल होने के लिए क्या करना है, अपने अपने ऑर्बिट्स के एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करनी है ताकि वो शेयरिंग कर सके। फिर हम लिखते हैं कि इसको कितने की ज़रूरत है, तो इस ऑक्सीजन को ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, इसको भी ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, और ये सल्फर को भी ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अब इनके ऑर्बिट एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ये आ गया है ऑक्सीजन एटम, ये आ गया है सल्फर एटम, और ये आ गया है नेक्स्ट वाला ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इसके खुद के कितने रह जाएंगे, 4। देन इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये भी अपनी तरफ से सिर्फ कितने की म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये भी अपनी तरफ से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, ठीक है। देन अब अगर इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो सल्फर जो है वो इसको अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो सल्फर की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे थे, 10। तो ऐसी कंडीशन में सल्फर क्या कहता है कि भाई अगर मैंने तुम्हारी मदद की म्यूचुअल शेयरिंग करके, मतलब तुमने मुझे 2 दिए और मैंने तुमको 2 दिए, तो मेरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तुम तो स्टेबल हो जाओगे, लेकिन मैं क्या हो जाऊंगा, अनस्टेबल। तो उससे अच्छा है कि मैं सिर्फ एक ऑक्सीजन की मदद कर देता हूँ, ठीक है, और दूसरे टाइम तुम मुझे इलेक्ट्रॉन मत दो, मैं ही सिर्फ तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूँ। तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करेगा। सल्फर की तरफ से शेयरिंग हो रही है, ऑक्सीजन की तरफ से कोई भी शेयरिंग नहीं होगी। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं किए, तो वो उसी के ऑर्बिट में रहेंगे, ठीक है। और सल्फर के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। केयरफुली समझना है। देखो यहाँ पे जो शेयरिंग हुई है इसे कहा जाएगा म्यूचुअल शेयरिंग, जो कोवैलेंट बॉन्ड में होती है। म्यूचुअल मतलब सेम टू सेम। अगर ऑक्सीजन ने 2 दिए हैं, तो सल्फर ने भी शेयरिंग करते समय अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2। तो इसको कहा जाता है म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग है क्या, मतलब जितने सल्फर ने दिए उतने ऑक्सीजन ने दिए हैं क्या, नहीं। यहाँ पे शेयरिंग हुई है, डेफिनेटली शेयरिंग हुई है, क्योंकि ऑर्बिट्स जो है वो ओवरलैप हुई है। लेकिन शेयरिंग करते समय शेयर सिर्फ किसकी तरफ से आया है, सल्फर की तरफ से, ऑक्सीजन की तरफ से नहीं आया है। अब हम एक एक की ऑर्बिट काउंट में इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। और अब सल्फर के लिए जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2 8 8। एंड नाउ ऑल द 3 एटम्स आर स्टेबल। तो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या हो गए हैं, स्टेबल। तो इस तरह का ये जो बॉन्ड है, इसको कौन सा बॉन्ड कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड में हमेशा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की, जिसको कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पेयर का मतलब होता है 2। तो हमेशा जब लोन पेयर कहा जाएगा तो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग होगी। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, कोवैलेंट बॉन्ड को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा तो हमने ड्रॉ किया था सिंगल लाइन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमने ड्रॉ किया था डबल लाइन, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमने ड्रॉ किया था 3 डैश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें किस तरह से बनाना है वो हम देख लेते हैं। ये है ऑक्सीजन एटम, ये है सल्फर एटम, और ये है ऑक्सीजन एटम। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन से टाइप की शेयरिंग हुई है, यहाँ पे तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। और म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब म्यूचुअल शेयरिंग कितने पेयर की हुई है, 2 पेयर की। और जब 2 पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। तो ये सल्फर और ये ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब आपको लगेगा
लगेगा हम तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ रहे थे, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड कैसे आया। तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही टाइप का बॉन्ड रहेगा, एक मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के भी बॉन्ड रह सकते हैं। तो SO2 मॉलिक्यूल में जो एक सल्फर और एक ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है वो एक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल पेयर की शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। लेकिन यहाँ पे जो शेयरिंग हुई है वो किसकी हुई है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे सल्फर जो है वो है डोनर एटम, सल्फर जो है वो कौन सा एटम है, डोनर एटम है। और ये जो ऑक्सीजन है ये कौन सा एटम है, एक्सेप्टर एटम, ये कौन सा एटम है, एक्सेप्टर एटम। इसीलिए ये बॉन्ड को जो है वो हम एरो से डिनोट करते हैं, और एरो हमेशा जाता है फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर। मतलब ये एरो से पता चलता है कि ये जो कुछ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है किसकी तरफ से हुई है, सल्फर की तरफ से हुई है, किसके साथ हुई है, ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी कभी आपको इस तरह से एरो वाला बॉन्ड दिखता है तो वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है। इसके साथ हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं SO3। कौन सा एग्जाम्पल, SO3। तो ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको ये बॉन्ड और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है सल्फर ट्राई ऑक्साइड मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है SO3, सल्फर ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राई ऑक्साइड दैट इज SO3। फिर से इसमें दो एटम है, एक है सल्फर और दूसरा है ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि ये जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 8। तो इसके हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 286 और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 26, और दोनों के दोनों कैसे हैं, अनस्टेबल। फिर स्टेबल होने के लिए ये जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, और वो बॉन्ड कौन सा रहने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे, वो अब हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे हमको सल्फर का एक एटम बनाना पड़ेगा और ऑक्सीजन के हमें बनाने पड़ेंगे 3 एटम। तो अब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पहले हम ऑक्सीजन एटम के लिए देख लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2-6, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। फिर हम बना लेते हैं सल्फर एटम। सल्फर एटम का कॉन्फ़िगरेशन है 286, तो इसका भी हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया सल्फर एटम। देन यहाँ पे हम ले लेते हैं तीसरा हमारा ऑक्सीजन एटम, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन है 2-6, तो हम इसमें बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हो गए इसके 6 जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। लेकिन हमें यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम बनाने हैं, 3। तो एक ऑक्सीजन हम यहाँ पे नीचे में बना लेते हैं, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन है 2-6, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। देन अब हम देखते हैं कि ये सभी एटम कैसे हैं, अनस्टेबल। यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ अभी, ये सभी के सभी कैसे हैं, अनस्टेबल, क्योंकि किसी की भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनको अगर ऑक्टेट अपनी कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस ऑक्सीजन को ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, इस ऑक्सीजन को ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, इस सल्फर को जो है इसको ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, और ये जो ऑक्सीजन है इसको भी ज़रूरत है कितने इलेक्ट्रॉन की, 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उतने इलेक्ट्रॉन की क्या हो सकती है, शेयरिंग। तो अब हम देखेंगे, अब शेयरिंग करने के लिए इन सभी एटम्स को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अपने ऑर्बिट्स की क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑक्सीजन एटम, ये हो गया सल्फर एटम, ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन एटम, और ये हो गया है तीसरा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये हो गया सल्फर। तो इसने अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन दिए, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इसके कितने बचे, 4। ये भी अपनी तरफ से सपोज कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो इसके पास कितने बचे, 4। ये भी अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो इसके पास कितने बचे, 4। देन अब सल्फर जो है वो किसी भी एक के साथ ही अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो कर सकता है। तो सपोज उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो इसके साथ किया है, ठीक है।
देन अब इसके साथ अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है तो इसके साथ भी उसको करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे भी जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो करेगा। अब हम ये पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका कॉन्फिगरेशन हो गया 2 8। इस ऑक्सीजन का भी कॉन्फिगरेशन हो गया 2 8। इस ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी कॉन्फिगरेशन क्या हो गया 2 8। लेकिन जब हम सल्फर के लिए गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो सल्फर है इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2 8 12। तो ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, तीसरा ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, लेकिन ये जो सल्फर है जो सबके हेल्प करने जा रहा है वो कैसा रह रहा है, अनस्टेबल। मतलब अगर हम फिर से इस तरह से करते हैं तो हमारा ये जो कुछ भी डायग्राम है, ये जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन है, स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में सल्फर क्या कहता है कि भाई एक काम करते हैं, मैं तुझे अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं अकेला ही शेयर करता हूँ, तू अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर मत कर। साथ में ही वो बोलता है दूसरे ऑक्सीजन को भी कि आप भी मुझे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर मत करो, सिर्फ मैं ही शेयरिंग करूँगा। तो फिर स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा, इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे तीनों के ऑर्बिट्स के एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। ये हो गया ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये हो गया सल्फर, थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ मैं डायग्राम ताकि आपको अच्छे से समझे। ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन एटम और ये हो गया है तीसरा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम और ये हो गया है सल्फर एटम। तो सिर्फ एक के साथ वो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, 1 2 इसके पास आ जाएंगे और इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग किया तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इन दोनों ऑक्सीजन को बोलेगा कि भाई मुझे माफ़ करो, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन मत दो, सिर्फ मैं ही शेयरिंग करता हूँ। तो यहाँ पे इसने इसके साथ कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी एक पेयर, यहाँ पे भी एक पेयर। तो सल्फर ने एक पेयर की शेयरिंग इस ऑक्सीजन के साथ की, एक पेयर की शेयरिंग इसके साथ की, तो अब इसके पास कुछ बचा है क्या, नहीं। अब हम एक एक ऑर्बिट में देखते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्फिगरेशन हो गया 2 8। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। और इसके पास 1 2 3 4 5, इन्हें दिए नहीं ना, तो इनके पास ही है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 और ये हो गए स्टेबल। अब सल्फर के लिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सल्फर का भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 8 और अब सब मिलजुल के क्या हो गए हैं, स्टेबल। सब मिलजुल के क्या हो गए, स्टेबल। सबकी ऑक्टेट क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो फिर अब इसका बॉन्ड कैसे बनेगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया सल्फर, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन में कौन सी शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग। जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, सल्फर ने। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर, इसलिए इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जब हम इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ सल्फर के द्वारा शेयरिंग हुई है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और सल्फर यहाँ पे डोनर एटम है और ऑक्सीजन यहाँ पे जो है वो एक्सेप्टर एटम है। इसलिए ये कौन सा बॉन्ड रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं। और एरो हमेशा डोनर एटम की तरफ से कौन से एटम की तरफ रहता है, एक्सेप्टर एटम की तरफ से। तो ये जो कुछ भी बॉन्ड है इसको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है ये थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के जैसा भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि एक देता है और दूसरा लेता है, लेकिन पूरी तरह से वैसा नहीं है, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन ये उससे पूरी तरह से ले नहीं रहा है। ये दोनों की ऑर्बिट एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है, शेयरिंग हो रही है, मतलब ये पूरी तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड थोड़ा सा कोवैलेंट बॉन्ड की तरह भी है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग, लेकिन पूरी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग होती है वो होती है म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे शेयरिंग सिर्फ डोनर एटम की तरफ से हो रही है और एक्सेप्टर एटम सिर्फ जो है वो पार्टिसिपेट करने का काम करता है। तो इस बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं। आई होप कि 2 एग्जाम्पल के द्वारा, एक एग्जाम्पल हमने देखा SO2 और दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा SO3, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।
सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं समरी, मतलब आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज के इस वीडियो द्वारा आपने ये समझा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम। और एक याद रखने वाली चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हमेशा कौन से एटम्स के बीच में बनता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मतलब जिनको स्टेबल होने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है। देन प्रोग्राम आउटकम। तो आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है कि ये बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है और ये बॉन्ड कैसे बनता है। और हमारा दूसरा एक पीओबी यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ है, वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये जो नॉलेज है जो आपको आज मिला है ये आपको हमेशा याद रहने वाला है। ठीक है, तो ये पीओबी यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। देन अब बारी आती है असाइनमेंट की, क्योंकि जब हम असाइनमेंट करेंगे तभी हमने जो पढ़ा है वो हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का आपका जो टास्क है वो इस तरह से है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल। दोनों एग्जाम्पल हमने आज लेक्चर में लिए हैं, तो वही दोनों एग्जाम्पल आपको खुद सॉल्व करके देखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड हमको जो पढ़ना है वो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्ड। हमने अलग अलग टाइप के बॉन्ड कंप्लीट किए हैं। हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा। कोवैलेंट बॉन्ड में हमने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्ड। So dear student, don't worry, be happy, keep learning, happy learning, and thank you very much.